हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई घर से में। और पढ़ाई घर से का जो प्लेटफॉर्म है ये आपको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग द ऑनलाइन क्लासेस। हमारी जो क्लास होंगी, स्पेशली मेरी जो बायोलॉजी की क्लासेस होंगी, उसमें हम लोग न सिर्फ बायो के बारे में लर्न करेंगे बल्कि कुछ ऐसी बारीकियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे सिलेबस में कौन से चैप्टर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहाँ से कितने मार्क्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान ये रखना है कि हमको मेहनत ऐसी करनी है कि लाइक स्मार्ट स्टडी हो। ये नहीं कि हमको एक बैल की तरह खटना है, नहीं, हमको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि हमको एक स्ट्रेटजी अपनी प्लॉट करनी होगी कि कैसे हम इस नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करें। ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहली चीज़ ये आती है कि कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं, और साथ में ये भी देखना है हमको कि कैसे चीज़ों को हम लर्न करें, आसानी से चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाएं, है ना। जैसे हम कोई कहानी सुनते हैं, हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो चीज़ें हमको याद होने लगती हैं। ठीक है, तो उसी वे में हमको एक दूसरे से टॉपिक्स को कोरिलेट करना है और उसके बाद स्टडी को हमको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे स्मार्ट स्टडी का यही मतलब है। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही है कि उन टॉपिक से शुरुआत की जाए जो हमारे लिए थोड़ी बहुत क्या है, हम उनको थोड़ी बहुत जानते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम उन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे और बायो को अच्छे से समझेंगे कि बायोलॉजी एग्जैक्टली कहती क्या है और बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी में जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डिफरेंट जो सिलेबस बनाए गए हैं, उसका क्या पर्पस क्या है और बायो से हमको क्या नॉलेज मिलती है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर सीखनी होंगी। तब हमारा जो बायो का नॉलेज होगा। और एग्जैक्टली हमें ये भी देखना है कि जो बायो का एग्ज़ाम होता है, जो नीट का पेपर होता है, उसमें न सिर्फ हमारे नॉलेज को देखा जाता है कि हमको बायो में कितना नॉलेज, बल्कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, इस चीज़ को परखा जाता है और उसके बेसिस पे हमको क्या होता है, हमको सिलेक्शन मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ ये है कि नीट के एग्ज़ाम में आप देखिएगा, गौर करिएगा कि 720 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, एग्ज़ाम जो होता है वो 720 मार्क्स का होता है। तो अब आप देखिए 720 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम होगा, दिस इज़ द मैक्सिमम मार्क, तो इसमें से बाई 2 कर देते हैं तो ये आ जाता है 360। तो 360 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ क्या आने जा रहा है, बायोलॉजी आने जा रहा है। ठीक है, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। मतलब हमारे लिए बायोलॉजी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये दो सब्जेक्ट मिला करके हैं। तो बायो हमारे लिए बड़ा स्पेशल हो गया है। बायो को समझना कोई फार्मूला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बायो की जो टर्मिनोलॉजी है उसको पकड़ करके चलना है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि बायो में जो वर्डिंग्स होते हैं, उन वर्डिंग्स का मतलब हमको आना चाहिए, तो बायो हमको समझ में आएगी। ठीक है, हमको बायोलॉजी में फिजियोलॉजी समझ में आनी चाहिए, मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए, तो चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी। तो बायो में इस चीज़ पे विशेष फोकस करना है। 360 मार्क्स अगर बायो में आपके आते हैं ना, तो आधा हाफ टास्क विल बी डन, है ना, आधा काम तो आपका हो जाएगा। बची 50% की बात। तो ये 50% में हमको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो काफ़ी धोखे देते हैं हमको एंड टाइम पे, है ना, दिमाग से फार्मूले उड़ जाएंगे, हमको चीज़ें इंस्टेंटली ध्यान नहीं आएंगी। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम जितना सोचते हैं उतना हमको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इनको कैसे करना है वो आपके करस्पॉन्डिंग टीचर्स, आपकी जो फैकल्टीज़ हैं, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे हमको स्मार्टली क्लियर करना है। बट बायोलॉजी जो 50% पार्ट है वो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा और आपका कॉन्सेप्ट सारा कुछ क्लियर करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब हमको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो
सबसे सिंपल सी बात है ना कि जब बायो के बारे में आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। इतना तो हम सबको आइडिया होता है सेल क्या होती है। हाँ, सेल कुछ होती है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। यहाँ से हम शुरुआत अगर करते हैं तो चीज़ें हमको समझ में आने लगेंगी कि हाँ सेल तो हम जानते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो सेल का जो टॉपिक है वो हमारा कहाँ से आता है, वो साइटोलॉजी से आता है। और फ्रेंड्स, साइटोलॉजी में हमको ये ध्यान रखना है कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 6 क्वेश्चंस आते हैं। 6 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से आते हैं। साइटोलॉजी में आ जाएगा आपका सेल के बारे में एंड सेल साइकिल के बारे में। तो ये 2 चीज़ें अगर हमारी क्लियर हो जाती हैं तो हमारे इतने क्वेश्चंस लगभग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और इन 2 चैप्टर्स को यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे, साइटोलॉजी। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे सेल साइकिल में। तो ये कुछ बायोलॉजी की कुछ बातें हो गई आपसे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, अपना सिलेबस। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है पढ़ाई घर से। तो घर से पढ़ाई करिए, आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते रहिए, जिससे हमको बारीकी से चीज़ों को जानने का मौका मिले, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर साइटोलॉजी, और हम बात करेंगे यहाँ पर सेल के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की जिसका नाम है सेल। यहाँ से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं सेल से। तो आइए सेल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सेल की जो डिस्कवरी थी वो कैसे हुई थी? तो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है कि बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी जो होता है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं सेल के फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग सेल बायोलॉजी में 3 एस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के फंक्शंस क्या हैं और सेल में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। अगर इन 3 प्रोसेस के बारे में आपने स्टडी कर लिया, इट मीन्स कि यू हैव स्टडीड अबाउट द सेल बायोलॉजी, आपने सेल बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर लिया है। अब सेल की सेल बायोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो इसमें हम लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ था कि सबसे पहले जो सेल बायोलॉजी स्टार्ट हुई उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था सेल बायोलॉजी के लिए, क्योंकि वहीं से फिर धीरे धीरे, क्योंकि सेल जो होती है इतनी माइन्यूट होती है, इतनी छोटी होती है साइज में, कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो हमको न्यूड आई से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। नेकेड आई से हमको दिखाई नहीं देती। तो नेकेड आई से अगर दिखाई नहीं देगी तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, या हमको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे दिखाई देंगे। तो जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुआ, तब उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होनी शुरू हुई कि यस, दिस इज द रीजन बिहाइंड द डिस्कवरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कवरीज इन द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में फिर बहुत सारी डिस्कवरीज होने लगी। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट की बात हम लोग करते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है सेल की डिस्कवरी के लिए, और इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था सेल को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट होता है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। और रॉबर्ट हुक को कैसे जाता है, आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे कौन? तो ये एक मैथमेटिशियन थे। ये एक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे। ये मतलब मैथ्स और फिजिक्स के एक ज्ञाता थे, और इन्होंने माइक्रोस्कोप को, अपने खुद के माइक्रोस्कोप को इन्होंने डेवलप किया। और डेवलप करने के बाद फिर इन्होंने धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स होते हैं उनको स्टडी करना शुरू किया। तो इन्होंने सबसे पहले स्पेनिश ओक था, स्पेनिश ओक का जो प्लांट होता है, स्पेनिश ओक की जो डेड सेल्स होती हैं उनको इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर में रख करके ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने एग्जैक्टली क्या था, ओक का प्लांट था, ओक, और ओक में जो कॉर्क होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ कैम्बियम। कॉर्क जो होता है ये डेड सेल्स होती हैं,
यहाँ पर डेड सेल्स होती हैं। इस डेड सेल में इन्होंने कुछ चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा, मतलब छोटे छोटे चैम्बर्स थे, कंपार्टमेंट्स थे, जैसे हनी कॉम्ब होता है वैसे ही स्ट्रक्चर इन्होंने ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, जो इन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर सेल्स को ऑब्जर्व किया और उसको उन्होंने नाम भी दिया था सेलुली। सेलुली इज ऑल्सो नोन एज सेल्स। तो सेल्स नाम जो था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही दिया था और इस तरह से इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। बट इन्होंने किन सेल्स को देखा था? इन्होंने डेड सेल को देखा था जो कॉर्क की थी। ठीक है, कॉर्क इज द पार्ट ऑफ कैम्बियम। सो आई थिंक ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया। माइक्रोस्कोप डेवलप करने के बाद उन्होंने ओक प्लांट लिया, स्पेनिश ओक। ओक प्लांट में उन्होंने कॉर्क पार्ट को देखा। कॉर्क पार्ट क्या था? एक डेड सेल का कंपोजिशन था। डेड सेल में उन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी और हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने, उसमें जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, छोटे छोटे जो चैम्बर्स थे, उनको उन्होंने नाम क्या दिया? सेल नाम दिया। क्लियर? तो इस तरह से सेल नाम किसने दिया? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और जितने भी ये सारी स्टडीज़ थी उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की 1665 में, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया के 18th चैप्टर में, माइक्रोग्राफिया के 18th चैप्टर में इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया और यहाँ पर इन्होंने सेल्स के बारे में बताया। तो ये जो 18th चैप्टर था, इट वाज द बिगनिंग ऑफ द सेल बायोलॉजी। यहाँ से सेल बायोलॉजी की शुरुआत हुई। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या देखा था? डेड सेल देखा था। अब सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा था? तो लिविंग सेल देखने की जो क्रेडिट थी वो थी, किसको जाती है? ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। लिविंग सेल फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने बहुत सारी सेल्स को देखी थी। इन्होंने आरबीसीज को देखा, इन्होंने डब्ल्यूबीसीज को देखा और इन्होंने बैक्टीरियल सेल्स को भी देखा था, इन्होंने अमीबा को भी देखा था। इस तरह से बहुत सारे इन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया सबसे पहले। और इस तरह से लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने का जो क्रेडिट होता है वो ल्यूवेनहॉक को जाता है। बट सेल की अगर डिस्कवरी की बात होगी तो रॉबर्ट हुक का नाम सबसे पहले आएगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपके दिमाग में थोड़ी सी बैठी होगी कि यस, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल एंड द फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहॉक। क्लियर? And the book which was published by the Robert Hooke, it was published in 1665, that is known as Micrographia. In 18th chapter of the Micrographia, cell is mentioned. सेल के बारे में उन्होंने बताया था, उन्होंने अपने स्टडी के बारे में बताया था और डेड सेल्स को उन्होंने देखा था। ओक प्लांट में जो कॉर्क पार्ट होता है उसमें डेड सेल्स पाई जाती हैं, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने ऑब्जर्व किया था। सो ये एक समरी हो गई इस जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो अब सेल के बारे में कुछ डेटा और हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेल थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सेल के बारे में तो रॉबर्ट हुक ने बता दिया था और लिविंग सेल को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था। इसके बाद सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने ऑब्जर्व किया था? तो न्यूक्लियस के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड प्लांट का जो रूट होता है, ऑर्किड रूट, उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया इन्होंने, ऑर्किड के रूट में। देन एक सेल के अंदर विस्कस मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज, सेल के अंदर जो विस्कस मटेरियल होता है उसके बारे में लाइक विस्कस मटेरियल in cell observed by Dujardin.
डुजार्डिन जो थे इन्होंने एक विस्कस मटेरियल को ऑब्जर्व किया था सेल में और उसके बारे में बताया। उसका इन्होंने नाम दिया था सारकोड, उसको इन्होंने नाम दिया था सारकोड। बट सारकोड को फर्दर प्रोटोप्लाज्म कहा गया। ठीक है, तो मतलब सेल के अंदर एक विस्कस मटेरियल होता है विच इज़ नोन एज व्हाट, विच इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इसको ध्यान रखिएगा। और प्रोटोप्लाज्म जो टर्म था वो किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय पुरकिंजे। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पुरकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। तो विस्कस मटेरियल को ऑब्जर्व करने का क्रेडिट तो डुजार्डिन को जाता है, लेकिन डुजार्डिन ने उसको सारकोड नाम दे दिया। तो सारकोड जो था वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था। फर्दर इसका जो प्रोटोप्लाज्म नाम था ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था और ये नाम दिया था किसने? पुरकिंजे ने। तो इस तरह पुरकिंजे ने बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये है क्या? दोनों एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग चीज़ें हैं? तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना कि जैसे ये सेल होती है तो सेल में ये न्यूक्लियस मान लेते हैं इसको, ये न्यूक्लियस है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो अब आप देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम जैसे ही जंप करते हैं तो हमको एक विस्कस मटेरियल मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है ये? साइटोप्लाज्म। और फिर और अंदर जाते हैं तो हमको न्यूक्लियस भी मिलता है। तो हम लोगों ने क्या किया? न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म को जोड़ दिया। तो ये जो कंप्लीट पार्ट होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा पार्ट जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ये होगा प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब ये प्रोटोप्लाज्म है जिसमें न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को एक साथ हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अगर यहाँ से न्यूक्लियस को हटा दिया तो ये बचा वाला पार्ट क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। आई थिंक आपको अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने किसको कहा था। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा पार्ट है ये प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा और अगर न्यूक्लियस हटा दिया तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। अब हम लोग एंटर करते हैं सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी के बारे में सीखते हैं। सेल थ्योरी एग्जैक्टली है क्या और किसने दी थी? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले थ्योरी क्या है ना कि सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाए गए होंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि जैसे आप सपोज करिए कि आप साइंटिस्ट हैं या मैं साइंटिस्ट हूँ, जो भी आपको समझना है, या मैं और आप दोनों साइंटिस्ट हैं ऐसा समझ लेते हैं। मैं भी साइंटिस्ट हूँ, आप भी साइंटिस्ट हैं। एक तरफ आप अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप एक बॉटनिस्ट हो और मैं एक जूलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, इस तरह से सोचिए। तो आप अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, मैं अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एनिमल्स के ऊपर। आपने अपने ऑब्जर्वेशंस को देखा कि मैंने क्या देखा है, इस चीज़ को आपने अपने जो भी ऑब्जर्व किया है उन चीज़ों को आपने बताया। मैंने भी जो ऑब्जर्व किया वो बताया। दोनों लोग मिले, मैंने बताया आपसे कि यार मैंने ये देखा है, आपने बोला कि यार मैंने तो ये देखा है। तो हम दोनों ने क्या किया कि अपने ऑब्जर्वेशंस को एक दूसरे से कंपेयर किया। ठीक है, तो एक हमारी कॉमन थॉट डेवलप हुई। हमने एक कॉमन थॉट डेवलप कर ली कि अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या होगा? ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आती है? हाइपोथेसिस आती है। तो हमने हाइपोथेसिस दे दी। हाइपोथेसिस के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया? थ्योरी प्रपोज की कि ये हाइपोथेसिस है और हम अपने ये हाइपोथेसिस किस पे बेस्ड है? हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। अब हम इसको एक थ्योरी का रूप दे रहे हैं, तो हमने अपनी एक थ्योरी दे दी। फिर मतलब कि हमने क्या किया? फॉर्मुलेशन किया। फॉर्मुलेशन की प्रोसेस हो गई। बात समझ रहे हैं? हाइपोथेसिस देने के बाद क्या हो रहा है? फॉर्मुलेशन हो रहा है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस के बाद फॉर्मुलेशन हो गया। अब फॉर्मुलेशन के बाद उसमें क्या होगा? कुछ मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन का मतलब कि जो डिस्कवरीज होंगी उसके बेस पर उसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो ये एक सिस्टम होता है थ्योरीज को आगे रखने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेल थ्योरी कैसे प्रपोज की गई और उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट हम लोग कंसीडर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग
ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ऑब्जर्वेशन के बाद हम इसमें देखेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद हम देखेंगे फॉर्मुलेशन, और फॉर्मुलेशन के बाद हम देखेंगे मॉडिफिकेशन। तो ये 4 एस्पेक्ट हैं। इन चारों एस्पेक्ट में हम सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो हमारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे हमको क्या डिस्कस करना है कि 2 साइंटिस्ट थे, जैसे मैं और आप 2 साइंटिस्ट थे, वैसे हम लोग क्या कर लेते हैं 2 साइंटिस्ट यहाँ पर रख लेते थे, और ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। तो ध्यान रखिएगा, तो दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। एक थे मैल्थियस स्लाइडेन, मैल्थियस स्लाइडेन या एम स्लाइडेन भी आप लिख सकते हैं। ये थे एक बोटेनिस्ट, ये एक बोटेनिस्ट थे, मतलब प्लांट्स के बारे में ये स्टडी करते थे। और इनके साथ में एक दूसरे साइंटिस्ट भी थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान। तो नाम इनका काफ़ी यूनिक है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये थे एक जूलॉजिस्ट, ये एक जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। स्लाइडन ने क्या किया कि जैसे आप बॉटनिस्ट थे वैसे स्लाइडन बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया और स्टडी करके बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें एक ही टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, मतलब उनकी जो सेल्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं। सिमिलर कैसे कि सबके आगे इन्होंने सेल वॉल को देखा है ना, सबके चारों तरफ क्या होती है सेल वॉल होती है। तो ये एक सिमिलर स्ट्रक्चर पाई जाती है किसमें, प्लांट्स में। तो ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट बॉडी आर सिमिलर। तो इस तरह से इन्होंने ऑब्जर्व किया। इन्होंने भी देखा, स्वान ने एनिमल्स के बारे में, तो इन्होंने भी एनिमल्स के बारे में सेम चीज़ें बता दी कि एनिमल सेल्स आर सिमिलर। तो चलिए एनिमल सेल भी सिमिलर हो गई, ये 2 चीज़ें हमको क्लियर हो गई कि उन्होंने एनिमल के बारे में बता दिया, एनिमल की जो बॉडी होती है उसमें सिमिलर सेल्स होती हैं, यहाँ प्लांट की बॉडी में सिमिलर सेल्स इन्होंने बता दिया। इन्होंने अपने अपने ऑब्जर्वेशन रख दिए। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक चीज़ और भी बताई, स्वान ने एक चीज़ और भी बताई, क्या कि प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, और जो सेल होती है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। तो यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट ये बता दिया कि सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज इन्होंने बता दिया कि जो एनिमल सेल होती है, मतलब सेल इज लॉक्ड इन मेम्ब्रेन। जो सेल होती है वो मेम्ब्रेन के अंदर घिरी होती है, मेम्ब्रेन से घिरी होती है, मेम्ब्रेन के अंदर बंद होती है। तो ये इन्होंने 2 पॉइंट एडिशनल भी बता दिए कि सेल वॉल तो एनिमल में नहीं पाया जाता है लेकिन यहाँ पर सेल वॉल प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए और स्वान ने क्या किया, अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी। क्या हाइपोथेसिस दे दी इन्होंने, ये सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। स्वान ने हाइपोथेसिस दी है ना, तो हाइपोथेसिस गिवन बाय स्वान। स्वान ने हाइपोथेसिस दे दी। क्या दे दी, इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चाहे एनिमल हो या प्लांट, सबकी बॉडी सेल से बनी होती है। ठीक है, मतलब ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर composed of cells and their products। मतलब जितनी भी सेल्स होती हैं वो
किससे बनी होती हैं? सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। क्लियर? तो ये हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर? ये हाइपोथेसिस किसने दे दिया था? स्वान ने दे दिया था। इसके बाद अब फॉर्मुलेशन की बारी आई। फिर क्या हुआ कि स्लाइडेन और स्वान दोनों जर्मन थे ना, तो इन्होंने क्या किया, अपने हाइपोथेसिस को, अपने जो ऑब्जर्वेशंस थे उसको कंपेयर किया, और कंपेयर करके 1839 में इस चीज़ को क्या किया? पब्लिश किया, इसको पब्लिश किया। और पब्लिश करने के बाद इसमें पब्लिश किया मतलब इसका फॉर्मुलेशन किया। ठीक है, इसका क्या कर दिया? फॉर्मुलेशन कर दिया, मतलब एक पर्टिकुलर शेप दे दिया किसको? सेल थ्योरी को। तो फाइनली सेल थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई यहाँ पर 1839 में, और उसको पब्लिश कर दिया गया। और पब्लिश करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें बताई गई कि ऑल द एनिमल्स, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंसिस्ट ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स से बने होते हैं। क्लियर? जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें सिमिलर टाइप की सेल्स होती हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें सिमिलर टाइप की सेल्स होती हैं। ये हाइपोथेसिस दी गई, लेकिन इनके सामने एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो सेल्स होती हैं वो आती कहाँ से हैं? हाउ सेल्स आर प्रोड्यूस्ड? सेल का प्रोडक्शन कैसे होता है? सेल कैसे एग्जिस्टेंस में आती हैं? तो यहाँ पर बात फंस गई। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई कि सेल एग्जिस्टेंस में कैसे आती है। तो फाइनली ये जो सेल थ्योरी थी इसमें कुछ चेंजेस किए गए और उसको फाइनल शेप दिया गया। फाइनल शेप दिया गया मॉडिफिकेशन करके। और फाइनल शेप किसने दिया? फाइनल शेप दिया था रुडोल्फ वर्चो ने। रुडोल्फ वर्चो ने इसको फाइनल शेप दिया, और फाइनल शेप में फिर इन्होंने फाइनली सेल थ्योरी के बारे में बताया कि व्हाट इज सेल थ्योरी एंड व्हाट इज सेल थ्योरी ऑल अबाउट। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस सेल थ्योरी क्या है। तो ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये तो पहले वाली बात आ गई जो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था सेल थ्योरी में। फिर इन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया जो पूछा गया था। फिर इन्होंने बताया सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल कहाँ से अराइज होती है? तो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब अपने पेरेंट सेल से ही सेल का प्रोडक्शन होता है। भाई एक सेल है वही तो 2 सेल्स को प्रोड्यूस करेगी या 4 सेल्स को प्रोड्यूस करेगी अकॉर्डिंग टू सेल डिवीजन। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ फाइनली बताई। फिर इसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। जैसे आपने सुना होगा लुइस पास्चर ने जो डिस्कवरी की थी लाइफ बिगेट्स लाइफ, मतलब जो लाइफ होती है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एग्जैक्टली इन्होंने जो सेंटेंस दिया था रुडोल्फ वर्चो ने, उस सेंटेंस को देख लीजिए। ये था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इट वाज इन लैटिन लैंग्वेज। ये लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने दिया था इस कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब ये होता है सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली। जो सेल होती है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही प्रोड्यूस होती है। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये सेंटेंस किसने दिया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज की गई किसके द्वारा? स्लाइडेन एंड स्वान ने। हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किसने किया था? तो हम बताएंगे स्लाइडेन एंड स्वान ने फॉर्मुलेट किया था। सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन या फाइनल शेप किसने दिया था? तो हम बताएंगे सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन या फाइनल शेप दिया था रुडोल्फ वर्चो ने। इन्होंने बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो ये सेंटेंस था सेल थ्योरी का। बट
क्या सेल थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है? नो, अभी सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद मॉडिफिकेशंस तो होंगे ना, अभी मॉडिफिकेशंस की प्रोसेस चालू है। क्यों? जैसे जैसे डिस्कवरीज होती जाएंगी, जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ेगी तो ये स्टेज और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चेंजेस लगातार होते जाते हैं। ये डिपेंड करती है किस पर, कि कितनी ज़्यादा डिस्कवरीज होती हैं, कितने ज़्यादा नए फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, उन पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों एक चीज़ आप बताइए कि वायरस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? व्हाट इज वायरस? लाइक वायरस इज अ काइंड ऑफ पार्टिकल ना। वायरस जब लिविंग में रहेगा तो लिविंग की तरह बिहेवियर करेगा, जब नॉन लिविंग में रहेगा तो नॉन लिविंग की तरह बिहेवियर करेगा। तो वायरस इज काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखें? तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ के रखिएगा कि सेल थ्योरी वायरस के बारे में नहीं बताती है। सो वायरसेस आर द एक्सेप्शन फॉर सेल थ्योरी। वायरस क्या होते हैं? सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन होते हैं। सेकंड थिंग कि आरबीसी जैसे कुछ सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना। कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो वो सेल्स कैसे सर्वाइव करती हैं? बिकॉज न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल ना। बिना न्यूक्लियस के कैसे हेरिडिटी होगी, कैसे रिप्रोडक्शन होगा? ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। तो न्यूक्लियस के बिना भी कुछ सेल्स सर्वाइव करती हैं, जैसे आरबीसी हो गए। तो आरबीसीज के बारे में सेल थ्योरी कुछ नहीं बताती है। कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ऐसी सेल्स के बारे में भी सेल थ्योरी अभी हमको कुछ नहीं बताती है। सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स विच आर एक्सेप्शन फॉर द सेल थ्योरी। इनको ध्यान रखिएगा। कुछ एक्सेप्शन भी हैं सेल थ्योरी के लिए, जैसे वायरसेस, इन्यूक्लिएटेड सेल्स एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। वायरसेस, इन्यूक्लिएटेड सेल्स। इन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे आरबीसी। यहाँ पर आरबीसी लिख लोगे तो समझ जाओगे, है ना। आरबीसी, इन्यूक्लिएटेड सेल्स लाइक आरबीसी। और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मतलब कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। उनके बारे में क्या बताता है? कुछ नहीं बताता है। ठीक है, सो ये कुछ एक्सेप्शन हो जाएंगे किसके लिए? सेल थ्योरी के लिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना और इस सेल थ्योरी को रिवाइज कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स के बारे में फर्दर, कि उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर स्ट्रक्चर के बाद फंक्शन देखेंगे और फंक्शन के बाद हम लोग सेल साइकिल में आ जाएंगे। सेल साइकिल का मतलब रिप्रोडक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।